मैं लास्ट टाइम जो आ रहा था तो उसमें मैंने जो उसके बारे में बताया था, ग्राउंड के बारे में, उसमें क्या क्या उसमें मिलावट है। तो हमने उसमें बताया था कि उसका डेंसिटी से हम उसका वेट निकाल लें और एक्चुअल डेंसिटी से भी वेट निकाल लें। अगर वेट में फर्क इसका कि वो जो आपका वो है ग्राउंड उसमें मिलावट है, तो उसका आसान एक तरीका और भी आसान है, हम खाली डेंसिटी निकालें। क्योंकि हमें वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड है, कोई भी चीज़ है, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम। मास हम निकाल सकते हैं बीम बैलेंस से, किसी भी चीज़ का मास। हमें टेबल का इसका पेन का मास चाहिए, बीम बैलेंस में रखेंगे, इसका मास निकल आएगा। किसी भी चीज़ का मास, जो हम तराजू जिसे बोलते हैं, हम चीनी तोलते हैं, मास निकालते नहीं निकालते, चीनी है, चावल है, तो बीम बैलेंस से मास निकल आता है। मास मान लो आपका x निकल आया। वॉल्यूम, एक तो कोई वॉल्यूम के जनरल फॉर्मूले जैसे क्यू वाइड है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्यू है तो लेंथ इनटू लेंथ, वो स्फेरिकल शेप का है, फुटबॉल की शक्ल में, तो पाई आर क्यू। इरेगुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पानी में या किसी भी लिक्विड में पूरा इमर्स होता है तो वो हमेशा अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर, हमेशा। तो एक मेजरिंग ग्लास भी है जिसमें पानी भर लिया 1 लीटर, है ना, जब बाहर निकालूंगा मेजरिंग ग्लास है, उसमें हमने मान लो ये मान लीजिए 110 सेल्सियस के ऊपर है, 110 मिलीलीटर, 110 मिलीलीटर, ये कोई भी मान लिया हमने। अब ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसको धागे से करके पूरा इमर्स करेंगे, पूरा कि पूरा का पूरा जो है वो लिक्विड में चलेगा। तो अगर अधूरा जाएगा तो जितना हिस्सा पानी में जाएगा उतने ही पानी डिस्प्लेस होगा, उसी का वॉल्यूम निकलेगा। पूरा इमर्स कर देंगे तो पूरा वॉल्यूम निकलेगा। वो वॉल्यूम हम इसका लेवल ऊपर हो जाएगा। दो तरीके हैं, या तो ये ऊपर तक भरा हुआ है तो जितना इसका वॉल्यूम होता पानी बाहर निकल जाएगा कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, और अगर ये खाली है तो जितना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो बढ़ने की जरूरत तो कोई जगह है नहीं, नीचे भी नहीं। जब वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा तो किधर को जाएगा वो पानी? ऊपर को जाएगा। अब मान लो ये ऊपर 140 का आ गया निशान के ऊपर, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमने पानी में डुबोया है उसका वॉल्यूम कितना है, जितना ऊपर आया है कितना 30 मिलीलीटर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब हमने वॉल्यूम में तो वो वाई था, अब हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के डेंसिटी निकाल ली, x/y कर लिया। मास कैसे निकाल लिया था? बैलेंस से, बीम बैलेंस से। वॉल्यूम यहाँ से निकाल लिया, डेंसिटी निकाल लिया। डेंसिटी निकालना आसान है, तो डेंसिटी के लिए जो दो चीजें हमें चाहिए वो हमें मिल गई, मास मिल गया। अब कोई भी मतलब आपकी मिसाल के तौर पे आपके ऊपर आपके जो वो है कड़े हैं जो आप पहनते हैं अक्सर, वो कड़ों का आपको निकालना है डेंसिटी, तो कड़ों का मास निकाल सकते हैं। बाजार से जब कोई चीज खरीदते हैं सोने की चांदी की, वो मास के हिसाब से देते हैं और इस तरह से हम उसको इमर्स कर देंगे पानी में मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, तो कितना वॉल्यूम है उस कड़ों का वो भी निकल आएगा। अब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी निकलेगी, जो उसकी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी निकलेगी। अब अगर ये सोने का ऑब्जेक्ट है तो इसकी डेंसिटी मैच करनी चाहिए जो सोने की डेंसिटी की टेबल, जो डेंसिटी की ऑलरेडी साइंटिस्ट ने निकाल रखी है, प्योर एलिमेंट की डेंसिटी, कि प्योर सोना होगा, प्योर चांदी होगी, प्योर आयरन होगा, और कोई सा एलिमेंट है प्योर कॉपर है, और सबकी क्या क्या डेंसिटीज है तो ऑलरेडी निकाली टेबल बनी हुई है। तो आप उस डेंसिटी से कंपेयर कर लें, क्योंकि हमने जो डेंसिटी निकाली है और जो डेंसिटी
दे रखी है टेबल के अंदर, अगर वो मैच कर रही है तो इसका मतलब है हमारी जो हमने जिस सिस्टम डेंसिटी निकाली वो प्योर एलिमेंट की है। अगर सिल्वर की डेंसिटी से मैच कर रही है तो मतलब सिल्वर उसमें, कॉपर की डेंसिटी से मैच कर रही है तो इसका मतलब ये वो ऑलरेडी निकाल रखी है प्योर सॉलिड ऑब्जेक्ट लेकर, उसी एलिमेंट का प्योर सॉलिड ऑब्जेक्ट लेकर, और ऑलरेडी जितने एलिमेंट के ज्यादातर एलिमेंट की डेंसिटी निकाल के टेबल बनी हुई आपको टेबल मिल जाएगी कि भाई इसकी डेंसिटी इतनी, इसकी डेंसिटी इसकी, इतनी डेंसिटी इसकी, अपनी भी डेंसिटी निकाल ली। अब अगर आप सोने के हिसाब से चेक कर रहे हैं तो सोने की डेंसिटी से कंपेयर कर ली, अगर आपकी निकाली हुई डेंसिटी और जो सोने की डेंसिटी दे रखी है टेबल को दोनों सेम है, इसका मतलब है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्योर है। अब अगर उससे कम है इसका मतलब है गोल्ड नहीं है, प्योर गोल्ड नहीं है, तो प्योर गोल्ड की डेंसिटी कम है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसी चीज मिलाई गई है जिसकी डेंसिटी सोने से कम है। तो सोने की डेंसिटी में अगर कोई कम चीज की डेंसिटी वाली चीज मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सोने की डेंसिटी मान लो 50 है, 50 यूनिट, और उसमें आप इतनी ही अमाउंट के अंदर 40 यूनिट की कोई ऑब्जेक्ट मिला तो टोटल दो डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 90। जब उसकी डेंसिटी निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी 45। हल्की चीज मिलाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, भारी चीज मिलाएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आर्किमिडीज ने ये भी पता लगा लिया कि जो चीज मिलाई गई है वो कौन से एलिमेंट की है, तो जो नई डेंसिटी निकाली और जो डेंसिटी उससे कंपेयर कर लिया मतलब चला इतनी कम हो गई, तो इतनी कम कौन से एलिमेंट से होगी, कौन सा एलिमेंट मिक्स करेंगे डेंसिटी कम होगी इतनी हो जाए। बात समझ में आ गई। तो वो जो जैसे सवाल पूछा था, कोई आपसे अगर सवाल पूछे तो उसके दो रास्ते, एक रास्ता ये है कि आप जो डेंसिटी आपने निकाली उससे मास निकाल लें और ओरिजिनल डेंसिटी से मास निकाल लें। मास का फॉर्मूला क्या है, v into d। तो बजाय मास निकालने के डायरेक्ट डेंसिटी से कंपेयर कर लो, क्या जरूरत है मास निकालने की। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अगर डेंसिटी ओरिजिनल डेंसिटी से मैच कर रही है तो प्योर है, ओरिजिनल डेंसिटी से कम है मतलब है मिलावट है, और कोई हल्की चीज मिलाई गई है जिसमें डेंसिटी कम है, और अगर ओरिजिनल डेंसिटी से ज्यादा है इसका मतलब है कि मिलावट है, और जो मिलाई गई चीज है वो उसकी चूंकि ज्यादा है इसका मतलब उसकी डेंसिटी गोल्ड की डेंसिटी से ज्यादा है। गोल्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ गई बात। अब आगे हम आज सवाल करेंगे बुक के, अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई ये पानी में डूबेगा या पानी में तैरेगा, समझ में आई बात नहीं है, या डूब जाएगा पानी में डाल के, तो आमतौर से लोग क्या करते हैं डेंसिटी अगर ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट की पानी की डेंसिटी से तो वो डूब जाएगा, और डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो तैरेगा। आमतौर से इस तरह सवाल को सॉल्व करते हैं, वो देखने में आसान भी लगता है, लेकिन डूबना और तैरना डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। डूबना और तैरना साइड पे डिपेंड करता है बाइंड फोर्स। अगर बाइंड फोर्स जो होगी वो उसके वेट से कम होगी ऑब्जेक्ट के वेट से, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट का वेट जो किधर को पुश करेगा, नीचे को, नीचे चले जाएगा यानी डूब जाएगा। और अगर बाइंड फोर्स जो ऑब्जेक्ट के वेट से सॉरी बाइंड फोर्स कम है ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, और बाइंड फोर्स ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो बाइंड फोर्स ज्यादा है तो किधर को पुश करेगी, ऊपर को, तो वो ऊपर को होगा और कुछ हिस्सा उसका बाहर निकलेगा ताकि उस बाइंड फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाए, और जिस जगह पे दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये पॉइंट समझ में आ गई आपकी नहीं आ गई। तो डेंसिटी से कहते आपकी जो डेंसिटी ज्यादा थी पानी से इसलिए डूब गया, ये गलत है अप्रोच। डूबना और तैरना एक ही रूल है, क्या, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, whenever the mass of weight of the object is equal to बाइंड फोर्स देयर ओनली it floats। डेंसिटी कहीं भी नहीं लिखा कि when the density will be equal to density of the water या density of the liquid then it will float, ये गलत है। क्योंकि डेंसिटी को तो आप कंवर्ट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑब्जेक्ट है उसको फैला दें, उसका वॉल्यूम बढ़ा दें, जब उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे मास उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। आप समझ में आएगी नहीं आएगी।
वॉल्यूम कम कर दे, उसको ट्यूब पास के उसका जो वॉल्यूम है वो कम कर दे, और उसको हथौड़े से उसको बिल्कुल वॉल्यूम कम कर दे उसको पीस का, तो डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मास तो उतना ही। डेंसिटी को डेंसिटी से हम नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं तो हलक निकालते हैं। जब भी ये सवाल करें हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेट निकालने का। वेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, V B G या मास इनटू जी, है ना। अब m की जगह VD यूज कर लेंगे, m की जगह क्या यूज कर लेंगे, VD। तो हम डेंसिटी यूज करके वॉल्यूम और जी का फॉर्मूला लगा के उसका वेट निकालेंगे। अब सवाल करो, वॉल्यूम नहीं दे रखा, वॉल्यूम नहीं दे रखा, वॉल्यूम को V रखेंगे, जी को जी रखेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बॉइंड फोर्स निकालेंगे तो बॉइंड फोर्स का वॉल्यूम फॉर्मूला भी यही है, V इंटू ये तो G ऑब्जेक्ट था तो ये D वाटर हो जाएगा इंटू G। दोनों ऑफ V सेम होंगे, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पानी में डुबो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम सेम होगा। भाई पानी में आप जो चीज डालेंगे वो कितना पानी हटाएगी, जितना उसका तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा ना, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का भी, और जो पानी डिस्प्लेस हुआ है क्योंकि बॉइंड फोर्स से निकलती है डिस्प्लेस वाटर के वॉल्यूम से निकलती है, तो पूरे वाटर नहीं लेते, पूरे वाटर का वॉल्यूम। आप समुद्र में जा रहे हो तो समुद्र का वॉल्यूम लेंगे क्या, जहाज जो है वो उसमें फोर्स ज्यादा लग रही है कम लग रही है तो डिस्प्लेस वाटर की डेंसिटी से निकालेंगे, डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम से। डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम जो है वो और जो इमर्स पार्ट है उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होगा, हमेशा। अगर पूरा ऑब्जेक्ट पानी में चला गया तो पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर का और जो ऑब्जेक्ट रहेगा पानी में पूरा चलेगा दोनों का वॉल्यूम V होगा, G की वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों में सेम होगी। तो आप इसमें मान लीजिए एक का वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी 35 है और एक की 24 है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा निकल के क्या 35 Eg, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 Eg। तो दोनों में सेम है, मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। जब आप कंपेयर करेंगे तो 35 Eg इज मोर देन 34 Eg, तो हम कह देंगे भाई ये तो वेट ज्यादा है और बाइंड फोर्स कम है, इसीलिए क्या होगा ये पानी में डूब जाएगा क्योंकि वेट ज्यादा है। बात समझ में आया। और अगर 35 की जगह 20 होता 20 Vg और डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम जो वेट जो था वो 24 Vg होता, तो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम वेट ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का अपना वेट जो है वो कम है, तो डिस्प्लेस वाटर बाइंड फोर्स को कहते हैं, इसका बाइंड फोर्स ज्यादा है, डिस्प्लेस वाटर के वेट को बाइंड फोर्स कहते हैं, तो बाइंड फोर्स ज्यादा है और वेट क्या है कम है, तो इसका मतलब है ये फ्लोट। कैसे फ्लोट करेगा, कितना बाहर निकलेगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हायर क्लास में आप जाके पढ़ेंगे। हायर क्लास में ये नहीं है कितना बाहर निकलेगा तब ये फ्लोट करेगा और कितना पानी के अंदर होगा तब ये फ्लोट करेगा। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही तरह के सवाल है कि ये फ्लोट करेगा या नहीं करेगा। तो हम आमतौर से मैंने देखा है डेंसिटी निकाल के कंपेयर करते हैं पानी की डेंसिटी से। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो फ्लोट करेगा। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि फ्लोटेशन का रूल जो है वो डज नॉट बेस्ड ऑन डेंसिटी, इट इज बेस्ड ऑन बाइंड फोर्स एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ दे विल बी इक्वल देन ओनली इट विल फ्लोट, और उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। डेंसिटी हम अभी यूज करेंगे लेकिन फॉर्मूले में रख के सही तरह से यूज करेंगे जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। डेंसिटी में बिना डेंसिटी का वेट निकाल ही नहीं सकते, ना बाइंड फोर्स निकाल सकते हैं पानी की डेंसिटी के लिए, पानी की डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी तब भी यूज होगी लेकिन प्रॉपर फॉर्मूले में यूज होकर बाइंड फोर्स के अंदर यूज होगी और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर यूज होगी। अगर वॉल्यूम नहीं भी दे रखा ऑब्जेक्ट का तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये एज्यूम कर लेंगे पूरा पानी में इमर्स कर लिया। जब पानी में पूरा इमर्स कर लिया तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है तो पानी का वॉल्यूम भी V होगा। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके लिए। कहां से कंपेयर करेंगे, पॉइंट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी से भी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी में फिर भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन डेंसिटी से डेंसिटी कंपेयर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो गलत अप्रोच होगी। रिजल्ट क्या है वही निकले, किताब दीजिए।
अब मैं बुक के सवाल करता हूँ 2-3, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे लाइए। हम एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं, लास्ट से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर कौन सा है बता दें। चैप्टर नंबर 10 है, और चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है। क्या नाम है चैप्टर का? ग्रेविटेशन का ही ना चैप्टर की, वही चैप्टर चल रहा है ना। इसका लास्ट सवाल है, द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट, यानी पैकेट है सील्ड है, उसका वॉल्यूम 500 ग्राम है। 500 ग्राम उसका मास है, उसका वॉल्यूम 350 है। कितना वॉल्यूम है उसका? 350। Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 ग्राम पर cc? यानी पानी की डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी ग्राम पर सीसी में निकालेंगे। ये नहीं किलोग्राम वाले के फॉर्म से निकाल, यूनिट वो होना चाहिए, सेम फॉर्मूले में सेम यूनिट होना चाहिए। अगर दो चीजें इंडिकेट कर रहे हैं, डेंसिटी इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मूले में दो जगह डेंसिटी आ रही है, तो दोनों डेंसिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यूनिट आपने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर कि यू होगा मीटर पर सेकंड में, तो वी भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। फिर एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। ये रूल है फिजिक्स का। तो अब हमने इसमें सवाल में दे रखा है डेंसिटी ऑफ द पैकेट। क्या निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ द पैकेट। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला लिखेंगे पहले, मास ऑफ द पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पैकेट। मास कितना दे रखा है उसका? 500 दे रखा है ना, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 350 ये दे रखा है, कितना है? 350 है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? ग्राम पर सीसी। ओके, कितना आ जाएगा ये? कैंसिल हो गया। 10/7 कौन निकालने दो, कितना आ जाएगा? 1.14 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर सीसी। अब यहां बहुत लोग कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, पानी से फ्लूइड डूब जाएगा। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन डेंसिटी में नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन वही है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बाइंड फोर्स इक्वल होनी चाहिए, तभी फ्लोट करेगा। तो अब आप जाने का वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या फॉर्मूला है? v into d into g। v कितना है? v हम v मान रहे हैं। d कितना है? 1.14 into g, या जाएगा 1.14 vg, where v क्या है? v is equal to volume of object, volume of object। हमें वॉल्यूम की लिखने की आपको जरूरत नहीं है, v रखिए, हम लिखना चाहे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कुछ नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा वॉल्यूम। बॉइंग फोर्स कितनी होगी? जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट था, यहाँ लिखेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? वही v। क्यों? ऑब्जेक्ट जब ये एज्यूम करके निकालते हैं कि वो पूरा पानी में डूबा है, हम ये नहीं एज्यूम करेंगे आधा डूबा है, हम तो ये एज्यूम करेंगे पानी का वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम है, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम है, तो जब भी हो सकता है जब पूरा ऑब्जेक्ट पानी में डूबा, तो उसका वॉल्यूम v था, ठीक है ना? वॉल्यूम वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर v रहेगा, g सेम रहेगा, और पानी का वो कितनी डेंसिटी 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 v। ये बात समझ में आया? अब सिंस 1.14 vg इज ग्रेटर देन 1 vg, है ना? 1 vg कम है, 1.14 vg ज्यादा है ना? तो क्या रिजल्ट लिखेंगे आप? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन 0.4, जो ये 0.4 है, वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट था और ये 0.4 था, तो इससे क्या निकला रिजल्ट? कि वेट ऑफ
ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन क्या बाइंड फोर्स, क्या क्या रिजल्ट निकलेगा इससे? क्या फ्लोट करेगा? क्या होगा? वो डूब जाएगा। आ गया समझ में? हाँ जी, 1.4 होगा। 1.4 कर लो, वो कैलकुलेशन में गलती हो गई। 1.4 यहाँ भी 1.4 कर लो और यहाँ भी 1.4 कर लो, ठीक है? तो 1.4 इज मोर देन 1 pg। तो अब यहाँ आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या था? मोर देन 1.4। तो कोई बच्चा भी होगा तो बता देगा, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.4 से ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा कि वो सिंक कर जाएगा, इट विल नॉट फ्लोट। पॉइंट क्लियर हो गया? अगला सवाल करते हैं। The volume of a 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per cc, will the substance float or sink? Again, वैसे ही सवाल है। समझ में आ गई बात? तो हमें ये तो पॉइंट समझ में आ गया ना कि हमें जो है अगर वॉल्यूम डेंसिटी निकाल के कंपेयर कर लें ओरिजिनल डेंसिटी से, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट में कोई भारी चीज़ मिक्स की गई है, डेंसिटी कम होगी तो हल्की चीज़ कोई मिक्स की गई है, डेंसिटी सेम होगी तो क्या होगा? तो इसका मतलब वो क्यों है। और ये क्या है, सवाल क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना है मास बताइए? कितना? 50 ग्राम। मास दे रखा है 50 ग्राम और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 20 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। तो क्या आंसर आएगा आपका? 2.5 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर सीसी दे रखी है। तो अगर वाटर की डेंसिटी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, अगर समुद्र का पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर डिस्टिल वाटर डेंसिटी कम होगी, जो डेंसिटी सवाल में दे रखी है वही डेंसिटी यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन, तो क्या होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? v वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g। कितना है वॉल्यूम? 50, हम v मान लेते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत, हम चाहे तो 50 लिख दें। चलो 50 इंटू 2.5 इंटू जी की वैल्यू लिखना चाहिए, कोई हराई नहीं, सबकी वैल्यू लिखना है स्कूल में छोड़। चलो इसको भी लिख देते हैं 9.8, है ना? कितना आएगा आंसर? ग्राम। वेट होता है, वेट से मुराद होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आंसर आएगा आपका ग्राम में आएगा, डाइंस में आएगा, टाइम में आएगा। हाँ, क्योंकि एसआई यूनिट में न्यूटन बनता है, क्योंकि वेट क्या है? फोर्स है, तो एसआई यूनिट में वेट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? न्यूटन। और हम ग्राम पर सीसी, ग्राम के अंदर वो निकालेंगे तो वही यूनिट क्या हो जाएगा? डाइंस। तो हम यहाँ पे इसका यूनिट लिख देते हैं, हम डाइंस भी नहीं लिखते, खाली यूनिट। अब आएगा यहाँ पे बॉइंग फोर्स, क्या? बॉइंग फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली इमर्स्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्या? फुल्ली इमर्स्ड। ये चाहे कंडीशन इसमें मेंशन कर दे। कितना होगा पॉइंट फॉर्मूला? वो v और वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g। वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना होगा? ऑब्जेक्ट पानी में पूरा डुबो दिया, कितना? 50। अरे समझ में? और डेंसिटी वाटर की कितनी है? 1। g कितना है? 9.8, है ना? यूनिट। बात समझ में आ गई? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
125 into 9.8 और ये कितना आएगा 50 into 9.8। अब दोनों में कौन ज्यादा है तो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट होगा कंपेयर करना है कौन ज्यादा है है ना यहाँ पर आप नंबर देखो या तो 1 लिख दो नीचे लिख दो 2 तो from 1 into from 1 and 2 weight of object is greater than क्या bind force weight of object is greater than bind force क्या कर रहे हो सारे सवाल इस पास में उन्होंने सिंक वाली की है ऐसा भी कोई डेरिवेटिव में सिंक नहीं करता तो अच्छा होगा ठीक है सवाल समझ में आ गया ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आमतौर से इसमें क्या करते हैं डेंसिटी कंपेयर करते हैं जबकि डूबना और तैरना डेंसिटी पे वो क्या पे डिपेंड करता है उसका रूल है उसका प्रिंसिपल है उस पे डिपेंड करता है और वो प्रिंसिपल क्या है कि पॉइंट फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ओनली इट विल फ्लो पॉइंट क्लियर हो गया नहीं होगी तो हम डेंसिटी से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी निकालेंगे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से और पानी की डेंसिटी से हम बाइंड फोर्स निकालेंगे और फिर दोनों कंपेयर करेंगे फिर हम बता देंगे रिजल्ट वही निकलेगा जो डेंसिटी से कंपेयर करके आप निकालना है लेकिन तरीका सही होना चाहिए जो बात सही है वो करनी चाहिए ये बात समझ में आई नहीं आई ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने कभी 100 मीटर की सड़क वो है रास्ता एक आदमी का पैर छोटा है वो छोटे कदम ले रहा है एक का पैर बड़ा है तो कौन दोनों में से पहले पहुंचेगा हैं तो आप कह दीजिए कि इसका पैर छोटा है इसलिए देर में पहुंचेगा इसका पैर बड़ा है तो इसलिए ये जल्दी पहुंचेगा ये ऐसा नहीं चलेगा चक्कर यहाँ तो रूल बताना पड़ेगा आपको कौन से रूल आप निकाल रहे फ्लोट कर रहे हैं और वो एक ही रूल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन प्रिंसिपल ये नहीं लिखा कहीं भी कि डेंसिटी को लोग तो फ्लोट करेगा कहीं नहीं लिखा बात समझ में आया फ्लोट करने का एक ही रूल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट फोर्स शुड बी इक्वल तब ओनली फ्लोट करेगा और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो वो सिंक करेगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है तो वो क्या करेगा रखना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है तो राइज करेगा राइजिंग को फ्लोटिंग नहीं कहते ये भी गलती लोग पढ़ते हैं कि वेट ऑब्जेक्ट कम होगा तो वो राइज करेगा व्हेन इट इज राइजिंग इट इज नॉट फ्लोटिंग फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ इट इज नाइदर सिंकिंग नॉर राइजिंग अपनी जगह ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ये ध्यान रखिएगा हाँ जी यू वांट टू आस्क समथिंग अगला सवाल है why does the plastic release underwater come up to the surface सीधा सा आंसर है जब मैंने प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज रिलीज अंडर वाटर पानी में पूरा इमर्स करके छोड़ दें तो क्या होगा वो तो when it is fully immersed in water plastic object is fully immersed in water then the buoyant force acting on the plastic object will be more than weight of the object and because buoyant force is always in upward thrust it is a net upward thrust so because of upward thrust ज्यादा है net upward thrust is more than net downward force weight जो downward thrust है और buoyant force क्या है वो upward thrust is net upward thrust is more than weight therefore it will rise it will ये मत लिखना it will float it will rise when it will come on the surface and it will come out some of the part of the plastic object will come out from water when some of the part of the plastic object will come out of water then the volume of the displaced water will become less volume of displaced water जो कि पानी जो था पूरा ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया था अगर ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा पानी के बाहर आ गया तो अब जो डिस्प्लेस वाटर है वो कौन से वॉल्यूम से होगा जो पानी के अंदर है पॉइंट समझ में आ गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर विल बिकम लेस एंड इट विल कीप ऑन राइजिंग टिल एंड देयरफॉर buoyant force will also become less जब वॉल्यूम कम होगा तो buoyant force भी क्या हो जाएगी कम क्योंकि buoyant force का फॉर्मूला VDG है वो V ज्यादा होगा तो buoyant force जो निकलेगा वो एक्चुअल था जब V कम होना शुरू होगा तो buoyant force भी क्या होने लगेगी कम तो buoyant force will start decreasing and the object will keep on rising till buoyant force will become equal to weight of the plastic when both of them will become equal it will start
फ्लोटिंग। ये पूरा जवाब दीजिए। ये नहीं वो पानी इसलिए क्या, अब इसको आंसर को क्या लिखवा देते हैं कि जी प्लास्टिक की डेंसिटी कम है इस पानी की डेंसिटी से, इसलिए प्लास्टिक जो है वो ऊपर को राइज होता है। समझ में आया? प्लास्टिक की डेंसिटी कम है लिख सकते हैं, ये सही बात है। देन डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। एज ए रिजल्ट वेट ऑफ द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज लेसर देन वेट ऑफ द सॉरी इज लेसर देन, नहीं इसको यूं करो, इसको थोड़ा बढ़ा लो, लेस इज लेसर देन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ द which is called buoyant force. So since buoyant force is more than weight of the plastic, therefore it will rise. ब्रैकेट में आप रीजन भी दे सकते हो कि buoyant force is in upward thrust and weight is a downward thrust. So since buoyant force is more than weight of the object, therefore it will rise and will keep on rising till it will come near the surface. Then further rise, some part of the buoyant object will come out from the water. As soon as the some part of the object will come out from the water, buoyant force will start decreasing. Buoyant force will start decreasing. ब्रैकेट में ध्यान दे दो क्या? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द इमर्स पार्ट इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ द पानी में जो इमर्स पार्ट था, मेरा पूरा पानी के अंदर था, अब ये पानी से बाहर निकलेगा तो इमर्स पार्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। पहले पूरा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द, आप चाहो तो रीजन दे दो, अच्छी बात है, तो ये आगे भी काम आएगी बात। And when both buoyant force and weight of the plastic will become equal, then plastic will start floating. तो ये है पूरा डिटेल में आंसर। आप एक लाइन में आंसर देख के छोड़ दें कि डेंसिटी ऑब्जेक्ट प्लास्टिक की कम है पानी से, इसलिए वो ऊपर राइज कर रहा है। दिस इज नॉट करेक्ट। डेंसिटी कम है प्लास्टिक की, ये बात सही है, लेकिन पूरा आंसर नहीं। ये कम है, इसकी वजह से डेंसिटी कम होने से प्लास्टिक का वेट कम है और डिस्प्लेस वाटर का वेट, डिस्प्लेस वाटर यहां पे लिखे, आप बुoyant force साथ में लिखे, वो ज्यादा है। And since buoyant force is in upward thrust, it is more than weight of the object, therefore it will rise. फिर इसको पूरा कंप्लीट करना ताकि कोई भी इसको पढ़े वो भी कहे कि हाँ बात सही। इसको पूरा कंप्लीट करने में कोई हर्ज नहीं। हालांकि वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि वो ऊपर क्यों आ रहा है, कि buoyant force ज्यादा है, वेट कम है, इसलिए वो ऊपर आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा और आगे चले जाओ कि how long it will rise till it will reach to the surface. As soon as some part of the plastic will come out from the water, the volume of the displaced water will start decreasing. As a result, buoyant force will also decrease, and it will keep on decreasing. कम होती चली जाएगी buoyant force, कब तक? जब तक कि buoyant force और weight of the object इक्वल हो जाए, क्योंकि उसके बाद पानी ऑब्जेक्ट को बाहर निकलना बंद हो जाएगा। जब इक्वल हो गए तो ना ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। I think this point is clear to you. अगला सवाल है, in what direction does the buoyant force on an object immersed in water liquid act? तो हम कह दफा कर चुके, buoyant force किस डायरेक्शन में लगती है? It is a net upward thrust, perpendicular force in upward direction. Perpendicular, it is a net perpendicular force in that direction आगे बढ़े, ताकि दिमाग में रहे कि ओवरऑल फोर्स होती है वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन buoyant force जो जिससे वो उस फोर्स को कहते हैं जो ऊपर वाले हिस्से की फोर्स को जो नीचे को लग रही है वो माइनस करके आती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? आप थोड़ा सा डिस्टर्ब है? हाँ भाई, समझ में आ रही बात है? या तुम बीच में एब्सेंट इसलिए कंफ्यूज हो रही है? वैसे मेरी कोशिश है कि वो एब्सेंट तो उसकी समझ में बात आ जाए। अगला सवाल है, a ball thrown vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up. अब ये ऊपर को फेंक रहा है, ऊपर से नीचे को आ रही है पलट के 6 सेकंड बाद। तो अब ये जो सवाल है ये कहाँ पे डिपेंड करता है? कहाँ पे? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि इसमें क्या, इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक्सीलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन होगा वो कौन सा एक्सीलरेशन होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी जगह पे किसी गिवन प्लेस के ऊपर सेम मानी जाती है। ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो सेम है। जो फर्क आता है ऊपर जाने पे या ऊपर से नीचे आने में जो फर्क आता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम
बहुत ही जीरो के करीब होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो ऊपर जाते हुए आप पढ़ेंगे हायर क्लास डेंसिटी और जी की वैल्यू कम होती है, जमीन के अंदर जाए तब भी जी की वैल्यू कम होती है, वो जब पढ़ेंगे आप हायर क्लास में। लेकिन यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है एक गिवन स्पेस के ऊपर, गिवन जगह के ऊपर। पूरे अर्थ की बात नहीं हो रही, हर जगह पे। जैसे मैं यहाँ पर है तो यहाँ पे जी की वैल्यू सेम होगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन जी की वैल्यू क्यों सेम है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, जैसे गिवन जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होती है, इसलिए जो उससे एक्सेलरेशन बनेगा वो भी सेम होगा। तो इसका क्या रूल है, फटाफट बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे? देखो आप सवाल को बेसिक रूल को ध्यान में रखोगे तो कभी अटकोगे नहीं। हाँ, पहले आप इसकी जो मैंने आपको 5 वैल्यू बताई जो लिखना था होगी यू वी जी, एक की जगह जी, एस टी, ठीक है। अब आप लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, दोनों तरफ का टाइम 6 सेकेंड है, दोनों तरफ का टाइम इन गोइंग अप एंड कमिंग डाउन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो टाइम इन गोइंग अप क्या हो जाएगा? 6/2 यानी 3 सेकेंड। एक तरफ का टाइम नहीं, आप कोई दो दफे लेके कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं कर सकते? वजह नहीं, एक मिनट बहुत सोचिए जवाब दीजिए। हम 6 सेकंड लेके सवाल क्यों नहीं कर लेते? हमें सिर्फ एक तरफ का टाइम लेना है, ऊपर का लेना है, नीचे का लेना है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अरे भाई बड़ा सिंपल सा आंसर है, इतना बहस मत करो। ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू माइनस में और नीचे आते हुए जी की वैल्यू प्लस में। तो जब जी की वैल्यू एक्स जी की वैल्यू अलग अलग होगी तो सवाल भी अलग होगा। ऊपर जाने का टाइम अलग लेंगे और नीचे आने का टाइम अलग लेंगे। बात समझ में आई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम। अगर वैल्यू ऑफ जी या एक्सेलरेशन सेम रहती है तो जहां तक वो सेम है वहां पर हम एक ही टाइम लेके कर सकते हैं। ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू -9.8 क्योंकि कम हो रही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आते हुए जी की वैल्यू प्लस, है ना। तो अब आप कौन सा टाइम लेंगे? बताइए कौन सा लेंगे? इन गोइंग अप तो कितना आ जाएगा टाइम? नहीं, ये तो हमें निकाल दे। क्या कह रहे हैं वो सवाल? द वेलोसिटी विच इट वाज थ्रोन अप, यानी किस वेलोसिटी से ऊपर गया था। अगर स्टार्टिंग ही वेलोसिटी 0 है, तुम्हारी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, आधे घंटे बाद कहाँ पहुंचोगे? अरे वही तो रहोगे जब तुम्हारी वेलोसिटी 0 है तो अपने आप क्या जमीन चलेगी? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है वो चल नहीं रहा, तो जब चल नहीं रहा तो आधे घंटे बाद कहाँ होगा वो? वही तो होगा। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, ये हमें निकालनी है। v कितना होगा? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे v हमेशा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट में भी v, अगर ऊपर से शुरू हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट में भी u, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट में भी v, तो वो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड। g कितना होगा? गलत, -9.8, क्योंकि आप स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है ऊपर जाने की ले रहे हैं। बात समझ में आई नहीं है? क्या हो गया यहाँ पे आंसर? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस की जगह हम एच यूज कर सकते हैं। हाइट, तो हाइट पूछिए, मैक्सिमम हाइट पूछिए उसमें, है ना। एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, वो बाद में निकालिए। टाइम कितना होगा ऊपर जाने तक का? 3 सेकंड। ये समझ में आ गया? वो वाला 3 सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? एक है v माइनस u इज इक्वल, सॉरी पहला फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस, सर v इज इक्वल टू u प्लस g, v इज इक्वल टू u प्लस gt। दूसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस 2g, और तीसरा है h इज इक्वल टू, s की जगह h आ जाएगा, h इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें हमें h नहीं यूज करना, यहाँ पे हमें h नहीं आ रहा क्योंकि हमें u निकालना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस gt, क्योंकि इसके अंदर h नहीं आ रहा। v की वैल्यू कितनी है 0, u हमें निकालना है, g की वैल्यू कितनी है ये गलत -9.8, गलत वैल्यू क्यों जो बोलोगे वही लिखोगे भी। और t की वैल्यू कितनी है 3, कितना हो जाएगा u माइनस 29.4, तो u कितना हो जाएगा 29.4 मीटर, कितना हो जाएगा u 29.4 मीटर। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड। और अगर हम g की जगह 10 यूज करें तो 30 हो जाएगी। देखो हमने g की वैल्यू ये निकाला 10 यूज करो, आप 9.80 यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा क्या पूछ रहे हो, द मैक्सिमम हाइट h निकालनी, कौन से फॉर्मूले से लास्ट वाले फॉर्मूले से क्या होगा h इज इक्वल टू ug प्लस हाफ gt स्क्वायर। u कितना है 29.4, t कितना है 3, हाफ अपनी जगह रहेगा, gt आ जाएगा, g कितना है -9.8 और t स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। आ गया समझ में। अभी करते हैं 88.2, ये हम कैंसिल कर दें, कितना आएगा ये, और ये माइनस में आएगा, कितना आएगा क्यों, क्योंकि ये माइनस था ना ये, तो क्या आ जाएगा आंसर 14.7। तो 88.2 में से 14 मल्टीप्लाई नहीं करा, चेक कर लो 14.7। कितना आएगा आंसर है 70 के 12 संख्या 5 8 में से ये 7 निकले हैं 73.7, क्या आंसर आएगा 73.5 मीटर। अगर आपने 10 यूज करके सुनो नहीं तो ये आंसर आपका 30 बन जाता है। हाँ सर वहाँ पे आपने 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अच्छा सॉरी यहाँ गलती हो गई, हमने कैसे मल्टीप्लाई करना था 9 से, तो 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 44.1 44.1। तो 88.2 में से 44.1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 44.1 बचेगा, 44.1 मीटर। क्या वो गलती कर दी थी हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था वो 3 स्क्वायर से करना था, 3 स्क्वायर मतलब 9 से मल्टीप्लाई करते तो ये आंसर आता है। आगे समझ में बात। अब यहाँ तक समझ लीजिए, अब अगला सवाल जो था लास्ट पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यह है यहाँ पे तुम्हारा दिमाग। लास्ट पार्ट क्या है, इस पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, इस पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, तो 3 सेकंड बाद तो ऊंचाई पे आ गया ना, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो नीचे जाने का टाइम जो है इसमें 4 सेकंड में, ऊपर आने का टाइम भी है, और तो ऊपर आने का टाइम मैक्सिमम 3 सेकंड का, वो 4 सेकंड बाद पूछ रहा है, इसका मतलब आप नीचे भी गए, तो कितना टाइम आपने नीचे जाने में लगाया 1 सेकंड। कितना टाइम लगाया, क्योंकि 3 मिनट सेकंड को ऊपर लग गए, 1 सेकंड नीचे आने में लगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो 1 सेकंड में आपकी हाइट क्या होगी टॉप से, और बॉटम से निकालेंगे तो अलग है, उसको मैं बता दूं किराए अभी। अब क्योंकि इसमें जी बदल गया तो ये सारे वो भी बदल जाएंगे, क्या ये वैल्यूज भी सारी बदल जाएंगी। इसमें u कितना होगा
जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट था। अब यू हाईएस्ट पॉइंट है। जी कितना है हमें नहीं पता, ना उसने पूछा है, ये उसने नहीं पूछा। जी कितना है? 9.8. प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट पूछा है, क्या हाइट कहाँ पर है? तो वो इसके दो आंसर हो सकते हैं, टॉप से भी बता सकते हैं और बॉटम से भी बता सकते हैं। ये जमीन से इतनी दूर है, और अगर आप टॉप से बताएंगे तो लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टिल दिस मच डिस्टेंस मीटर है। और टी की वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 सेकंड बाद पूछो। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? सवाल दो कितना इंपॉर्टेंट है। ये पहले तो ये समझ में आया कि जाने का टाइम आने का टाइम दोनों इंक्लूड होगा, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगेगा उतनी आने में लगेगा। जाने का टाइम 3 सेकंड है, आने का भी 3 सेकंड है। अब आप जाने के लिए हिसाब से निकाल रहे हैं, तो u की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी पड़ेगी। v की वैल्यू 0 होगी, वहां v हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 होता है। पॉइंट समझ में आ गया नहीं? आ गया। g की वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, -9.8 होगी, क्योंकि ऊपर जाती है वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी जहां कम होती है उसमें जी एक एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में लेते हैं, जहां वेलोसिटी बढ़ रही है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में लेते हैं। अब 1 सेकंड बाद मतलब 4 सेकंड, चौथा सेकंड जो है उसमें वो नीचे आ रहा है। जब वो नीचे आएगा तो u और v दोनों बदल जाएंगे। u हाईएस्ट पॉइंट होगा वो 0 हो जाएगा। v हमने पूछा है, उसने पूछा नहीं है, वो पूछ भी सकता है। बताओ जी 1 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो फिर v पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन वो पूछा नहीं है उसने, हम पे एहसान कर रहा है। पूछ लेता तो हमें वो भी निकालना पड़ता, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं था। g की वैल्यू पहले -9.8 थी, अब क्या होगी? +9.8, और t की वैल्यू 1 से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x निकालना है या आना चाहिए, v नहीं आना चाहिए फॉर्मूले में। h इज इक्वल टू u प्लस हाफ g स्क्वायर। u कितना है? 0, t कितना है? 1, हाफ अपनी जगह लेगा, ये 9.8 आएगा, t की वैल्यू क्या आएगा? 1 स्क्वायर। तो 4.9 meters. 4.9 meter from the top. 4.9 meter from the top. From the bottom निकालना चाहो तो हाईएस्ट आपने कितनी हाइट निकाली थी इसके पहले वाले सवाल में? 44.1 में से 4.9 माइनस कर दो तो फ्रॉम द बॉटम आंसर हो जाएगा। तो इस चक्कर में तो आंसर में क्या दे रखा है आपको? ये लिखना पड़ेगा इस पोजीशन में 4.9 मीटर फ्रॉम दी हाईएस्ट पॉइंट, फ्रॉम दी टॉप से क्या होगा? उतना भी ना, क्या सेंटर से ही होना चाहिए, क्या? फ्रॉम दी हाईएस्ट पॉइंट। और अगर बॉटम से निकाले तो 44 पॉइंट, कितना 44 पॉइंट था ना? Yes sir, 44.1. उसमें से आप 4.9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 39.2। तो आप आंसर लिखेंगे ऑब्जेक्ट विल बी 4.9 मीटर फ्रॉम दी हाईएस्ट पोजीशन, और ऑब्जेक्ट विल बी 39.2 मीटर फ्रॉम दी बॉटम, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। आप चाहो तो एक भी लिख दो, यू हैव टू गेट फुल मार्क्स। अब वो टीचर के लिए आपको नीचे से देना चाहिए तो आंसर क्लियर हो गया। मतलब दोनों चॉइस लिखनी पड़ेगी क्या? नहीं लिख दो तो अच्छा, ऐसा ही आंसर में लिखा करो सब। अगर आपने 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो ये याद रखो हमेशा की जिंदगी में रोल बना लो, अगर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, सब मेंशन करो। समझ में आया नहीं आया? उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसमें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और हमें ही फायदा उससे। तो अकेले कहाँ पर होगा? चौथे सेकंड में कहाँ होगा? वो डिस्टेंस आप ऊपर से भी नाप सकते हैं और बॉटम से भी नाप सकते हैं। तो ऊपर से नापेंगे तो कहाँ होगा? 4.9 मीटर फ्रॉम दी हाईएस्ट पोजीशन। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दिस इज गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग को खोले। हमें सबसे बड़ी बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू माइनस में लेंगे और नीचे आते हुए प्लस में लेंगे। आपको डेंसिटी वाले सवाल समझ में आ गए? डूबने वाले और तैरने वाले
उसमें डेंसिटी निकाल के कंपेयर नहीं करना, बल्कि डेंसिटी से क्या निकालना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना, चाहे v की वैल्यू v रखना, समझना है नहीं आएगी, और बाइंड फोर्स निकालना, फिर आप कंपेयर करके लिखना कि दोनों को कंपेयर करें तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा है, बाइंड फोर्स कम है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। ठीक है, फ्लोटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन व्हिच सेज कि बाइंड फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे तब फ्लोट करेगा। असल मतलब जो सही चीज है वो लिखनी चाहिए तो आगे भी काम आएगी। आप बेस गलत आंसर को गलत बेस को बना लेंगे, आंसर को अपना बेस बना लेंगे गलत चीज को, तो वो फिर आगे भी कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सवाल, तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन जो उसको बेस बनाओ, जो दो चीजों को कंपेयर करता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बाइंड फोर्स, इसके ऊपर आंसर बनाओ। पॉइंट क्लियर हो गया? पढ़ता हूँ या 5 मिनट को गैप दे दूँ? क्या क्यों?